आपको पिछली कक्षा के अंदर दर्पण से अवगत कराया था, दर्पण के बारे में बताया था और फिर दर्पण के प्रकार थे जो हमारे पास समतल दर्पण और गोले दर्पण। फिर गोले दर्पण के भी हमारे पास प्रकार तोड़े गए थे, यानी गोले दर्पण के हमारे पास प्रकार हुए थे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो यहाँ तक का आपके पास कार्य हो चुका था। अब हमारे पास जो गोले दर्पण है, गोले दर्पण से संबंधित हमारे पास कुछ परिभाषाएं हैं, तो आज उन परिभाषाओं को डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास जो गोले दर्पण है, गोले दर्पण से संबंधित हमारे पास परिभाषाएं हैं, उन परिभाषाओं को लें। तो गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं। परिभाषाएं जो हमारे पास गोले दर्पण आप लोगों ने पढ़े थे, तो गोले दर्पण से आपसे संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं, उन परिभाषाओं को लेते हैं। गोले दर्पण से संबंधित परिभाषाएं, तो परिभाषाएं क्या है? सबसे पहले हमारे बात करते हैं द्वारक की, दर्पण के द्वारक की। दर्पण का द्वारक हमारे पास क्या होता है? तो उससे पहले हमने आपको चित्र के आधार पर समझाया था, तो उन चित्र को हम लेते हैं। तो हमारे पास जो गोले दर्पण से, एक तो हमारे पास उत्तल दर्पण, एक तो हमारे पास अवतल दर्पण। तो थोड़ा सा इस पर भी डिस्कस हो जाए, वैसे तो पहले आप लोगों को बता दिए गए थे। तो हमारे पास जिस खोखले गोले से हमने दर्पण को काटा था इस प्रकार से, या फिर आपने ऐसे भी दिखा सकते हैं। एक बार हमने क्या कर दिया था, इसके जो उभरा हुआ पृष्ठ था हमारे पास, उस पर हमने क्या कर दिया था, पॉलिश कर दी गई थी। ये इसका उभरा हुआ पृष्ठ है, इस पर हम क्या कर दें, यहाँ पर पॉलिश कर दें। अब बाहर के पृष्ठ पर हमने उभरे हुए पृष्ठ पर क्या कर दिया, इसके पॉलिश कर दिया। और जो हमारे पास अंदर का जो पृष्ठ है, इसको बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ। क्या बोलते हैं इसको? परावर्तक पृष्ठ। ये अंदर का कहलाता है हमारे पास परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ। अगर हम क्या करें, अंदर की तरफ क्या कर दें, पॉलिश कर दें यहाँ पर, और बाहर का पृष्ठ क्या बना दें, जो उभरा हुआ पृष्ठ, इसको बना दें हम परावर्तक पृष्ठ। ये परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ। तो अब हमारे पास ये दर्पण कौन सा गोले दर्पण हुआ, और ये दर्पण हमारे पास कौन सा गोले दर्पण हुआ। अब हमारे क्या क्या, जो भरा पृष्ठ था हमारे पास, उसको हमने पॉलिश कर दिया, और जो अंदर की तरफ धसा हुआ पार्ट है हमारे पास, इसको परावर्तक बना दिया। तो हमारे पास ये कहलाएगा अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। ये हमारे पास हुआ अवतल दर्पण। और जिस पर जो पाला हमारे पास उभरा हुआ जो पृष्ठ है हमारे पास, इसको हमने परावर्तक बना दिया। ये कहलाएगा हमारे पास उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। अब इसकी क्या खासियत है दर्पण की, और उसकी क्या है? जो हमारे पास अवतल दर्पण हुआ, ये अवतल दर्पण हमारे पास जो भी वस्तु हम देखेंगे उसका क्या बनाएगा, बड़ा प्रतिबिंब बनाएगा, बड़ा प्रतिबिंब। और जो हमारे पास उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनाता है। ये बनाता है हमारे पास छोटा प्रतिबिंब, छोटा प्रतिबिंब, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब का मतलब उसकी एक प्रकार से फोटो, उसकी परछाई। तो हमारे पास ये बनाता है बड़ा प्रतिबिंब, बड़ा प्रतिबिंब। यानी जब किसी वस्तु को हम अवतल दर्पण के द्वारा देखते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, उसका बड़ा प्रतिबिंब बनता है। जब हम किसी वस्तु को उत्तल दर्पण की सहायता से देखते हैं तो हमारे पास उसका छोटा प्रतिबिंब बनता है। और इसके हम एग्जाम्पल अपने दैनिक जीवन में क्या ले सकते हैं, जब आप नाई की दुकान पर जाते हो तो हमारे पास नाई के सामने जो दुकान पर हमारे पास जो दर्पण लगे होते हैं वो हमारे पास अवतल दर्पण लगे होते हैं, क्योंकि उनमें हमारे पास बड़ा चेहरा दिखता है। तो इसलिए हम वहाँ पर किसका प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। और हमारे पास जो उत्तल दर्पण है, इधर उत्तल दर्पण क्या बनाता है, ये छोटा प्रतिबिंब बनाता है। ये कहाँ पे लगा होता है हमारे पास, जैसे कि आप मोटरसाइकिल देखिए कि बराबर में शीशा लगा होता है उसके, या आपके पास कार है या बस है या ट्रक है, उसकी जो ड्राइवर होता है उसकी साइड में शीशा लगा होता है। तो हमारे पास वो दर्पण होता है हमारे पास उत्तल दर्पण, क्योंकि क्या करता है वो वस्तुओं के छोटे प्रतिबिंब बनाता है। जब पीछे से हमारे पास कोई गाड़ी आई हुई होती है और आगे हमारे पास कोई गाड़ी जा रही होती है, तो जो अगले वाली गाड़ी का ड्राइवर है वो पीछे से आने वाले वाहन को उसके अंदर देख सकता है। क्योंकि अगर पीछे से हमारे पास कोई ट्रक आ रहा है, कार आगे की ओर जा रही है, तो उस ट्रक का प्रतिबिंब उस जो कार है हमारे पास उसकी बराबर में जो दर्पण लगा हुआ है उसमें उसका प्रतिबिंब दिख जाता है। जबकि बस का ट्रक का एरिया काफी बड़ा है, जबकि वो छोटा एरिया कर उस दर्पण के अंदर दिखाई दे जाता है। तो इस प्रकार हमारे पास जो उत्तल दर्पण होता है ये वस्तुओं के बनाता है, छोटे प्रतिबिंब बनाता है। और जो हमारे पास अवतल दर्पण है ये वस्तुओं के बड़े प्रतिबिंब बनाता है। ये बातें हमने आपको पिछली कक्षा में बता दी गई थी। अब हम इससे जो हमारे पास ये दर्पण है फिर ये दर्पण होगा, दोनों के लिए परिभाषाएं हमारे पास एक ही होगी। अब उन परिभाषाओं को डिस्कस करेंगे। अब
अब मैंने क्या ले लिया यहाँ पर, अवतल दर्पण ले लिया, चाहे आप उत्तल दर्पण लें या अवतल दर्पण लें, दोनों की परिभाषा एक ही होगी। अब इसको क्या बोला मैंने, परावर्तक पृष्ठ। क्या बोला इसको, परावर्तक पृष्ठ। तो पहली परिभाषा हम इसमें लेते हैं दर्पण का द्वारक, दर्पण का द्वारक यानी दर्पण का द्वारक। द्वारक का मतलब उसका एक प्रकार से गेट, उसका रास्ता, दर्पण का द्वारक। तो दर्पण का द्वारक हम क्या कहेंगे, तो हमारे पास जो ये परावर्तक पृष्ठ है, क्या है हमारे पास, ये जो हमारे पास परावर्तक पृष्ठ है, जो परावर्तक पृष्ठ का हमारे पास व्यास है, ये एक यहां से लेकर हमने मान लिया M1 और M2, या मान सकते हैं S1 और S2, आपकी इच्छा है। M1 और M2 मान लिया, तो हमारे पास जो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो हमारे पास दूरी है, ये जो दर्पण का जो द्वारक है, यानी हमारे पास दर्पण का जो हमारे पास द्वारक किसे कहेंगे, जो हमारे पास ये दर्पण है, इसका जो हमारे पास व्यास है, ये दर्पण का जो व्यास है हमारे पास, ये कहलाएगा दर्पण का द्वारक। तो कहने का तात्पर्य हुआ, दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ है, परावर्तक पृष्ठ का जो हमारे पास व्यास है, ये व्यास ही क्या कहलाएगा, दर्पण का द्वारक कहलाता है। और उसकी लंबाई हमने कितनी दिखा रखी है यहाँ पर, M1 से लेकर और M2 तक, ये कहलाएगा दर्पण का द्वारक। एक बार परिभाषा फिर हो जाए इसकी, दर्पण के द्वारक की। परावर्तक पृष्ठ के, परावर्तक पृष्ठ के जो हमारे पास व्यास है, परावर्तक पृष्ठ का व्यास ही दर्पण का द्वारक कहलाता है। वो आपके पास दर्पण चाहे अवतल हो या उत्तल हो, दोनों दर्पण के लिए परिभाषाएं एक ही रहेगी। दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ है, उस परावर्तक पृष्ठ का जो हमारे पास व्यास है, वो व्यास ही दर्पण का द्वारक कहलाता है। परिभाषा को इस प्रकार भी लिख सकते हैं, किसी दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के, किसी दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को, किसी दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। यानी परिभाषा क्या लिखी है हमने, दर्पण के द्वारक की, किसी दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। और जो आपके सामने चित्र दिखाई दे रहा है, इसमें जो हमने दर्पण का द्वारक मान रखा है, वो मान रखा है M1 से लेकर M2 तक, जहां M1 M2 दर्पण का द्वारक है, दर्पण का द्वारक है। ये इसकी परिभाषा आप देखकर नोट करेंगे। दर्पण का द्वारक, किसी दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। और जो आपके पास चित्र दिखाई दे रहा है, इसमें दर्पण का द्वारक आपके पास M1 M2 दर्पण का द्वारक है। अब इसके बाद परिभाषा, दूसरी परिभाषा देंगे। अब बात करते हैं दर्पण के ध्रुव की, दर्पण के ध्रुव यानी दर्पण का ध्रुव का ध्रुव। अब बात करते हैं दर्पण के ध्रुव की। दर्पण का ध्रुव क्या है हमारे पास, कोई भी हमारे पास गोलीय दर्पण है, और गोलीय दर्पण का जो हमारे पास परावर्तक तल है, उस परावर्तक तल का जो मध्य बिंदु है, उस मध्य बिंदु को हम क्या बोलते हैं, मध्य बिंदु का हमारे पास वो दर्पण का ध्रुव कहलाएगा। अब हमारे पास जैसे कि ये हमारे पास दर्पण है बना हुआ, कौन सा दर्पण है हमारे पास बना हुआ, अवतल। अब हमारे पास जो हमारे पास ये व्यास है M1 से लेकर M2 तक, जो उसका हमारे पास सेंटर पे पॉइंट होगा, यानी अगर सपोज करो इसकी दूरी हमारे पास 4 सेंटीमीटर है, तो 2 सेंटीमीटर पर इसका मध्य बिंदु हो जाएगा। सपोज करो ये दूरी हमारे पास 4 सेंटीमीटर है, अगर इसका 2 सेंटीमीटर ले लें यहाँ पर, और इस पे यहाँ पर हम पॉइंट लगा दें इस प्रकार से, तो हमारे पास क्या कहलाएगा, ये दर्पण का ध्रुव कहलाता है। तो परिभाषा क्या बन जाएगी इसकी, हमारे पास गोले दर्पण के परावर्तक तल के, गोले दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, जो हमारे पास गोले दर्पण है और जिसका हमारे पास परावर्तक तल है और जो उसका मध्य बिंदु है, उस मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दोबारा पे सुने परिभाषा को। जो हमारे पास दर्पण का ये जो हमारे पास दिखाई दे रहा है चित्र में, M1 से लेकर M2 तक की दूरी, जिसका हमारे पास मध्य बिंदु है, वो मध्य बिंदु ही दर्पण का ध्रुव कहलाता है, और उसको हम P से व्यक्त करते हैं। तो इस परिभाषा को आप लिखेंगे, दर्पण का ध्रुव। तो दर्पण का ध्रुव की परिभाषा होगी, गोलीय दर्पण के, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण के परावर्तक, परावर्तक तल के मध्य बिंदु, गोले दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं।
इसे पी से व्यक्त करते हैं, इसे पी से व्यक्त करते हैं। यानी हमारे पास परिभाषा निकलती है दर्पण के ध्रुव की, गोले दर्पण का, ये गोले दर्पण का हमारे पास क्या है, परावर्तक, ये तो कह रहा परावर्तक पर, ये हमारे पास टोटल ये जो है ये परावर्तक हमारे पास क्या है, इसका तल है। परावर्तक तल का जो हमारे पास मध्य बिंदु है, इस मध्य बिंदु क्या बोलेंगे, दर्पण का ध्रुव कहते हैं, इसे पी से व्यक्त करते हैं। अब इसकी बात परिभाषा आती है हमारे पास वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र किसे कहेंगे, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। अब जहां से हमने गोले दर्पण बनाया था, गोले दर्पण कहां से बनाया था हमने, खोखले गोले के अंदर से, खोखले गोले के अंदर से। सपोज करो हमारे पास ये एक खोखला गोला था, ठीक, इस खोखले गोले का कहीं ना कहीं केंद्र होगा हमारे पास, ये हमने क्या मान लिया, इसका केंद्र मान लिया, और हमने क्या कर दिया, इसके अंदर से गोले दर्पण को काट लिया। सपोज करो हमने ये काट दिया इसके अंदर से, ये, और इस पर इस तरफ क्या कर दिया हमने, पॉलिश कर दी यहाँ पर। ये हमारे पास क्या बन चुका है, अवतल दर्पण बन चुका है, केंद्र हमारे पास वहीं पर रहा। तो हम परिभाषा को किस प्रकार दे सकते हैं, जिस खोखले गोले से दर्पण को काटा गया है, उस खोखले गोले का केंद्र ही गोले दर्पण का केंद्र, वक्रता केंद्र कहलाता है। यानी परिभाषा कैसे दी गई, जिस खोखले गोले से दर्पण को काटा गया है, उस खोखले गोले का केंद्र ही हमारे पास उस गोले दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। एक बार परिभाषा फिर, जिस खोखले गोले के अंदर से दर्पण को काटा गया है, उस गोले का केंद्र ही हमारे पास गोले दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। और वक्रता केंद्र को हमेशा सी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको क्या मान लिया हमने, सी। तो इस चित्र पर देखिए कहाँ बनाएंगे इसको, केंद्र को, ये कहलाती है हमारे पास मुख्य अक्ष। क्या कहलाती है, ये मुख्य अक्ष, परिभाषा दी जाएगी इसकी भी। और ये हमारे हमने मान लिया इसका केंद्र, ये हमारे पास है केंद्र इसका सी को क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र। तो यानी जिस खोखले गोले से दर्पण को काटा गया है, उसका जो हमारे पास केंद्र है, वो केंद्र ही हमारे पास गोले दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। इसको सी से व्यक्त करते हैं। अब परिभाषा आपकी समझ में आ चुकी होगी इसकी, दोबारा फिर एक बार देख लेंगे। जिस खोखले गोले से दर्पण को काटा गया है, उस खोखले गोले का केंद्र ही गोले दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है, उसको सी से व्यक्त करते हैं। आपके पास सामने चित्र है, और ये हमारे पास मुख्य अक्ष है, और एक अधिकार का वक्रता केंद्र, ये था हमारे पास वक्रता केंद्र। अब बात आती है हमारे पास इसके बाद वक्रता त्रिज्या की, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या होगी, अगर चित्र के माध्यम से समझें, ये हमारे पास वक्रता केंद्र है। पहले से गोले को देखिए, ये हमारा पूरा अगर गोला था, तो हमारे पास इसे केंद्र को हम इससे कहीं भी मिला दें तो ये कहलाएगी हमारे पास वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। इसको केंद्र रिप्रेजेंट कर दिया हमने आर से, ये हमारे पास वक्रता त्रिज्या। तो कहने का तात्पर्य हुआ, अब इस चित्र के माध्यम से समझें, ये हमारे पास क्या है, ध्रुव है, ये हमारे पास क्या है, वक्रता केंद्र। तो दो परिभाषा दी जाएगी इसकी, दोनों बता देता हूं मैं। तो हमारे पास वक्रता केंद्र यानी किसी गोले दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ये हमारे पास वक्रता केंद्र है, और ये हमारे पास क्या है, ध्रुव है। तो परिभाषा किस प्रकार दे सकते हैं, किसी गोले दर्पण के वक्रता केंद्र, किसी गोले दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसको आर से व्यक्त करते हैं, इसको आर से व्यक्त करते हैं। दोबारा फिर देख लेते हैं एक बार, गोले दर्पण के वक्रता केंद्र, गोले दर्पण के वक्रता केंद्र, और ये गोले दर्पण का है ध्रुव, इनके जो बीच की दूरी है हमारे पास, वो क्या कहलाएगी, हमारे पास वक्रता त्रिज्या कहलाती है। या फिर परिभाषा इस प्रकार भी दी जा सकती है, जिस खोखले गोले से दर्पण को काटा गया है, उसकी त्रिज्या ही उस गोले दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। हमने क्या करा था, इस खोखले गोले से इस दर्पण को काटा था, तो जो इसकी त्रिज्या है हमारे पास, वही इसकी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। तो परिभाषा को कैसे देंगे, दूसरी परिभाषा, जिस खोखले गोले से गोले दर्पण को काटा गया है, उस गोले की जो त्रिज्या है हमारे पास, उस दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। अगर इस चित्र के माध्यम से देखें तो हमारे पास क्या है, वक्रता त्रिज्या, यहाँ से सी से लेकर पी तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे हम आर से व्यक्त करते हैं,
आर से व्यक्त करते हैं। तो अब बात आती है हमारे पास वक्रता केंद्र हो चुका है, इसका वक्र त्रिज्या हो चुकी है, यानी सी से लेकर पी तक की दूरी, सी पी दूरी क्या कहलाएगी, एक प्रकार से हमारे पास वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। अब हमारे पास परिभाषा आती है इसकी मुख्य एक्स की, किसकी परिभाषा आती है, मुख्य एक्स, मुख्य एक्स, मुख्य एक्स किसे कहेंगे हम, इसी परिभाषा बात यहीं पे इसी चित्र के आधार पर हमारे पास। इसको अगर हम ये लाइन ना लिखा रहे यहाँ पे, ये हमारे पास क्या है, वक्रता केंद्र, और ये हमारे पास क्या है, ध्रुव। अब हम क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा है हमारे पास, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। ये जो हमारे पास वक्रता केंद्र है और मुख्य हमारे पास इसकी जो ध्रुव है, इनकी जो हमारे पास इससे एक मिलती हुई हम रेखा खींच दें तो हमारे पास क्या कहलाएगी, है मुख्य अक्ष कहलाती है। तो परिभाषा में क्या लिखेंगे, वक्र किसी गोलीय दर्पण के, किसी गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली सरल रेखा ही मुख्य अक्ष कहलाती है। किसी गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली सरल रेखा ही मुख्य अक्ष कहलाती है। यदि हम क्या करें, ये हमारे पास वक्रता केंद्र है और ये हमारे पास ध्रुव है, इनको एक मिलाती हुई एक रेखा, इसको दोनों बिंदुओं को मिलती हुई एक रेखा खींच दें, तो दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली एक रेखा खींच दी गई है, तो ये हमारे पास कहलाई मुख्य एक्स कहलाई। ठीक, इसके बाद परिभाषा आती है हमारे पास मुख्य फोकस, क्या आती है, मुख्य फोकस। तो मुख्य फोकस की परिभाषा करते हैं हम, मुख्य फोकस, बात करेंगे मुख्य फोकस की। अब मुख्य फोकस किसे कहेंगे, सबको देखते हैं जरा ध्यान से। मुख्य फोकस, तो मुख्य फोकस क्या होगा हमारे पास, देखते हैं मुख्य फोकस, मुख्य फोकस। अब बात ही क्या रखती इसकी, मुख्य फोकस, मुख्य फोकस किसे कहेंगे, और चित्र के माध्यम से समझेंगे इसे। चित्र क्या है हमारे पास, इधर देखते हैं, हमारे पास क्या है, ये अवतल दर्पण, हम उत्तल दर्पण भी ले सकते हैं, इच्छा है आप लोगों की। ये हमने क्या कर दी, ऊपरी पृष्ठ की पॉलिश कर दी और अंदर का पृष्ठ हमने परावर्तक बना दिया। अब हमारे पास क्या थी, ये ध्रुव पी था और ये वक्रता केंद्र था सी, ये हमारे पास ही मुख्य एक्स। अब हम क्या करते हैं, जो हमारे पास प्रकाश की जो किरणें होती है वो बाईं ओर से गिरी जाएगी, किसी भी दर्पण के ऊपर या किसी भी लेंस के ऊपर बाईं ओर से प्रकाश की किरणों को दिखाया जाता है, यानी इधर से हम क्या करते हैं, उसके ऊपर किरणें डालते हैं। तो परिभाषा क्या होगी मुख्य एक्स की, मुख्य एक्स की हमारे पास जो परिभाषा होगी